Bismillahirrahmanirrahim. Half of Parsa HealthNet Echo Pakistan, I welcome all of you for this session. We are almost having daily session on COVID-19, and today is our setting with primary care practitioners, medical specialists on COVID-19, and we are very fortunate to have amongst us Dr. Yasir Hussain, who's a consultant of infectious disease from Evercare Hospital, Lahore, and he will be enlightening us about COVID-19 and, as we say, breaking the myths. A lot of information इस वक्त जो यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप और फेसबुक है उससे हम सब PhD हो चुके हैं, and we need to know the facts. What's going to happen, what is happening around the world, how much afraid we need to be. We have a lot of questions about treatment, about vaccine, and a lot more. So we will be asking Dr. Yasir about these. हम लोग ट्रेडिशनली इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर इंट्रोडक्शन बिकॉज हमारी सारी टॉक्स लंबी हो जाती हैं, तो इंट्रोडक्शन यूजुअली कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास ये चैट फंक्शन है, उस चैट में जस्ट राइट योर नेम and from where you are joining, that Dr. Asad Chaudhary from Gujranwala, just write it down and message it. उससे हम आपकी हाजिरी लगा लेंगे. हम बहुत सारे लोगों को जानते भी हैं. We will do that. लेकिन I am expecting आज सुबह 6 बजे कॉल थी, तो उसमें 110 पार्टिसिपेंट्स है, तो we can't go on introducing everybody. So I think we will be starting. Dr. Yasir का मैंने briefly introduction कराया है. I would like Dr. Yasir to introduce him again, and I will be sharing his presentation. It's a simple presentation, so with a lot of topics, and Dr. Yasir will be elaborating those from where he's sitting in Lahore. So over to you, Dr. Yasir. I am going to unmute you and welcome to Echo session. Please go ahead. I will share your presentation. Assalamu alaikum. I'm Dr. Yasir Hussain. I'm currently working in Evercare Hospital in Lahore as consultant in infectious disease and critical care in the ICU. Hello. We can. Today I'm going to update you on the coronavirus infection. Basically, coronaviruses have been known to exist for a long time. लेकिन ये virus basically Wuhan province में originate हुआ December में of last year. और basically एक fish market थी जहाँ पे wild animals और fish market में स्नेक्स और बैट्स भी बेची जाती थी, और मुझे ख्याल है कि वहाँ पे वायरस हेलो जी डॉक्टर यासिर. ये वायरस बेसिकली वुहान प्रोविंस से ओरिजिनेट हुआ और चाइना से ये एक तरह से एपिडेमिक स्टार्ट हुआ और पूरी दुनिया इस टाइम यूरोप एक एपिसेंटर बन चुका है और सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो जो केस डेंसिटी है वो इस वक्त यूरोप में स्पेशली इटली, फ्रांस, स्पेन और ईरान स्पेशली बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ है, एज वेल एज साउथ कोरिया. WHO ने इसे एक पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया. तो बेसिकली जो ये डिजीज कॉज करते हैं
डॉक्टर यासिर, और जी जी, अब साउंड ठीक है? हेलो जी। तो sorry, there is a disruption, लेकिन Dr. Yasir, please go on. We are just sorting it out, but please go on with your presentation. Okay. Thank you. Thank you. बेसिकली ये वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट होता है। जब भी जिस मरीज को ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो, जब वो खांसता है या छींकता है या बात करता है, तो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं और ये वायरस उन ड्रॉपलेट्स में होता है। और जब ये ड्रॉपलेट्स जो हैं ये दूसरा बंदा इनहेल कर ले तो ये इन्फेक्शन पास ऑन हो जाती है। या अगर वो ड्रॉपलेट्स किसी दूसरे इंसान के हाथ पे आ गए हैं और वो हाथ अपने मुंह को या नाक को या आंखों को टच करता है तो ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाती है। जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आमतौर पे जब कोरोना वायरस पेशेंट खांसता है तो ये ड्रॉपलेट्स बहुत दूर तक ये ट्रैवल नहीं करते, तकरीबन 3 मीटर्स के डिस्टेंस तक ये जाते हैं और फिर ज़मीन पे सेटल हो जाते हैं और हॉरिजॉन्टल सरफेसेस पे ये सेटल हो सकते हैं। और अगर कोई मरीज़ खांसता है और किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस जैसे टेबल पे ये वायरस आ जाए तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर ये तकरीबन फ्यू आवर्स सरवाइव कर जाता है। और अगर कोई और इंसान इन सरफेसेस को टच करे और फिर अपने मुंह को या नाक को या आंखों को टच करे तो ये वायरस उस तरह भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो बेसिकली इसका इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि जब आप वायरस एक्वायर करते हैं तो इसके कितनी देर बाद सिम्टम्स पैदा होते हैं। जनरली 2 to 11 डेज लगते हैं सिम्टम्स पैदा होते हुए। और जो मीन पीरियड है जब ज़्यादातर लोगों को सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं वो है तकरीबन 4 to 5 डेज आफ्टर एक्विजिशन ऑफ द वायरस। तो कई पेशेंट्स में जल्दी सिम्टम्स आ जाते हैं 2 दिन पे और कईयों में तकरीबन 11 to 12 डेज लगते हैं। लेकिन ज़्यादातर मरीजों पेशेंट्स को जो एक्वायर करते हैं वायरस इन्फेक्शन उनको 5 दिन में सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। और बेसिकली जो सिम्टम्स हैं वो हैं फीवर, ड्राई कॉफ, सोर थ्रोट। प्रोडक्टिव कॉफ जो है वो काफ़ी अनकॉमन है, बॉडी एक्स होती हैं, ड्राई कॉफ और साथ लेटर स्टेजेस में आफ्टर 5 to 7 डेज सांस भी चढ़ सकता है। और बेसिकली इसकी एक स्पेक्ट्रम ऑफ सिवियरिटी है। बेसिकली बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर नहीं होती, माइल्ड डिजीज़ होती है और जल्दी रिकवर कर जाती हैं। और ज़्यादा सीवियर डिजीज़ जो है वो देखी गई है ओल्डर एज ग्रुप में। ओवरऑल 80% जो पेशेंट्स हैं उनमें माइल्ड इन्फेक्शन होती है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो घर पे रह के टाइलेनॉल वगैरह लेके या पैनाडोल लेके पैरासीटामोल वो और फ्लूइड इनटेक के साथ वो सेहतयाब हो जाते हैं और सिम्टम्स जो हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। 20% पेशेंट ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, बीमारी काफ़ी सीवियर होती है, उसमें खांसी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है और कई पेशेंट्स को निमोनिया डेवलप हो जाता है। तो 20% पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाना पड़ता है और उन 20% में से 5% जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको काफ़ी सीवियर इलनेस होती है उनको आईसीयू में केयर की ज़रूरत पड़ती है। और इन 5% पेशेंट्स में से कुछ ऐसी परसेंटेज है जो बाईपैप पे इम्प्रूव कर जाते हैं, लेकिन कुछ को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। जो पेशेंट्स आमतौर पे देखा गया है वेंटिलेटर पे जा रहे हैं उनका 90% से ज़्यादा कुछ स्टडीज़ में मोर्टेलिटी है। तो इसमें ARDS भी डेवलप हो सकता है, अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम,
जिसमें हाई अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन वेंटिलेटर देनी पड़ती हैं। जो सिविरिटी है बीमारी की और जो मोर्टेलिटी है वो एज पे भी कुछ डिपेंडेंट होती है। ये देखा गया है कि 80 टू 90 ईयर ओल्ड जो एज ग्रुप है उसमें मोर्टेलिटी, ओवरऑल मोर्टेलिटी ज़्यादा है, तकरीबन 15% मोर्टेलिटी उसमें जो है। एज 70 टू 80 की मोर्टेलिटी जो है वो देखी गई है कि अराउंड 8% है। तो इससे अगर आप कंपेयर करें ओवरऑल मोर्टेलिटी जो अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स वो तकरीबन 2% 2 to 3% है। लेकिन जो जैसे एज ग्रुप इंक्रीज होता है डिजीज सिविरिटी और मोर्टेलिटी जो है वो देखा गया कि वो 15% रेंज में वो चली जाती है। तो इसमें जो सीवियर डिजीज है उसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या निमोनिया भी डेवलप हो जाता है और बायोलेटरल और जरूरी कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि वो नजर यूनिलैटरल या बायलैटरल। यूजुअली अपर लोब जो है एक्सरे पे वो स्पेयर होते हैं और उसमें लोअर और मिडल लोब जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और लंग की पेरिफेरी जो है वो भी इसमें देखा गया कि इन्वॉल्व होती है। इस वायरस से मायोकार्डाइटिस भी हो जाता है और कई जो सीवियरली सिक पेशेंट्स होते हैं स्पेशली जो आईसीयू में वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी चले जाते हैं। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट साथ करनी पड़ती है और ऐसे पेशेंट्स में अपर लोब इन्फिल्ट्रेट्स भी जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के टिपिकल होते हैं वो भी नज़र आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया एक्सरे फाइंडिंग्स में एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल या क्लियर भी हो सकता है और ये आमतौर पे होता है कि जब अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो विदाउट निमोनिया, लेकिन सिम्टम्स सीवियर हैं तो निमोनिया विद नॉर्मल एक्सरे फाइंडिंग्स भी हो सकता है। लैब फाइंडिंग्स में जो ब्लड टेस्ट हैं उनमें सबसे जो आम टेस्ट जो किया जाता है वो सीबीसी है। सीबीसी में जो सबसे कॉमन फाइंडिंग्स है वो लिम्फोपीनिया है। लिम्फोसाइट काउंट यूजुअली देखा गया कि वो कम होता है और लेकिन ल्यूकोसाइटोसिस, व्हाइट सेल काउंट का इंक्रीज होना या उसका कम होना वो दोनों पॉसिबल हैं इसमें। प्रोकैल्सिटोनिन लेवल जो हैं वो आमतौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ज़्यादा होते हैं, लेकिन सीवियर कोरोना वायरस इन्फेक्शन में भी प्रोकैल्सिटोनिन लेवल आपके रेज हो सकते हैं। बाकी ये है कि अगर सीवियर इन्फेक्शन है और पेशेंट जो है उसको सेप्सिस लाइक सिचुएशन है तो आपका रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद लिवर फंक्शन एबनॉर्मेलिटीज भी माइल्डली वो आ सकती हैं साथ और सेप्सिस लाइक सिचुएशन डेवलप हो सकती है। सीटी फाइंडिंग्स में जैसे मैंने बताया चेस्ट जो सीटी है उस पर ग्राउंड ग्लासिंग नजर आती है। बायलैटरल निमोनिया, प्लूरल इफ्यूजन अनकॉमन है, प्लूरल थिकनिंग भी आमतौर पे नहीं होती, ग्राउंड ग्लासिंग होती है, एयर ब्रोंकोग्राम्स हो सकते हैं और पेरिफेरल जो लंग्स के पेरिफेरल पार्ट्स हैं वो आमतौर पे इन्वॉल्व होते हैं और अपर लोब्स नॉर्मली स्पेयर्ड होते हैं। लोअर पार्ट्स जो लंग्स के हैं उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम नज़र आती है ग्राउंड ग्लासिंग की। ये है कि बेसिकली ये टेस्टिंग कैसे होती है कोरोना वायरस की। बेसिक जो टेस्ट है वो नेजोफ्रेंजियल स्वाब है फॉर आरटी-पीसीआर और उसकी सेंसिटिविटी है अराउंड 70%। बाकी आईसीटी जो टेस्टिंग है एंटीबॉडी टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरर तो कहते हैं कि 98% सेंसिटिविटी है, लेकिन वो अभी ट्रायल्स में ये पूरी तरह शो नहीं हो सका। आरटी-पीसीआर के साथ उसे कंपेयर नहीं किया गया। जिन मरीजों के पॉजिटिव आरटी-पीसीआर थे उनके ये नहीं देखा गया कि कितनों के एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव थे। साथ ये है कि आईजीएम एंटीबॉडी जो एक्यूट इन्फेक्शन में पॉजिटिव होता है वो आमतौर पे लैग बिहाइंड करता है थोड़ा जो
उसकी पॉजिटिविटी है वो उसमें 3 डे वो लैग बिहाइंड करते हैं, और IgG जो एंटीबॉडी है वो लेटर ऑन इन द डिजीज जाके पॉजिटिव होती है, कई दफ़ा आफ्टर 10 डेज वो पॉजिटिव होती है। तो ICT एंटीबॉडी टेस्टिंग की इतनी वैल्यू नहीं है, बेसिक जो टेस्ट है वो है इसका RT-PCR। अब ये दूसरा इसमें बेसिकली थोड़ा मैं मैनेजमेंट पे इसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अब ये है कि ये एक पेंडेमिक बन चुका है, सारे लोग घबराए हुए हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स काफ़ी लोगों को होते हैं, और कई दफ़ा ये वायरल आमतौर पे इन्फेक्शन होती है, नॉन कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो जो भी पेशेंट आजकल या जिस इंसान को ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो बेसिकली घर पे रहे, और अगर सिम्टम्स माइल्ड हैं तो उनको घर पे पेनाडोल से मैनेज करने की कोशिश करें। हर पेशेंट को जिसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हैं उसको जाके लैब में अपनी कोरोना वायरस टेस्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वो घर पे रहे, अपने आप को आइसोलेट कर ले और वेट करे कि उसके सिम्टम्स इम्प्रूव हों, और बेसिकली सोशल आइसोलेशन प्रैक्टिस करे, बाहर ना निकले घर से, अननेसेसरीली गैदरिंग्स में ना जाए, घर पे रहे और एक अलग कमरे में रहे। जो भी उसे रिलेटिव्स वगैरह उसे कमरे में विजिट करें वो प्रिकॉशंस लें, और उसमें फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करें अपने, और वो जो भी इंसान अंदर जाता है उसे मिलने के लिए मरीज को वो अपने जो कपड़े बाहर आके उनको डिस्कार्ड कर दे और नए कपड़े पहन ले। आमतौर पे लोगों ने गाउन्स और मास्क जो है घर पे नहीं रखे होते, लेकिन घर पे अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हैं तो मरीज को आप एक सिंपल सर्जिकल मास्क जो है वो पहना दें, और उसकी जो डिशेस हैं और खाने की डिशेस वो अलग रखें। फीकल ओरल ट्रांसमिशन या खाने से ट्रांसमिशन जो है वो शो नहीं हुई, लेकिन ये है कि अगर आप मरीज की वो प्लेट्स वगैरह हैंडल कर रहे हैं और उससे कोरोना वायरस है तो वो आपके हाथों पे आ जाएगा, और अगर हैंड वॉशिंग ना हुई और आपने अपने फेस और मुंह को टच किया तो आपको ये वायरस हो सकता है। तो बेसिकली घर पे मैनेजमेंट इस तरह है, हर मरीज को कोरोना वायरस टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अपने आप को रूम में आइसोलेट करें, कोशिश करें कम से कम 14 डेज के लिए आप घर पे रहें और इस तरह मैनेज करें। अगर आपके सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं तो आप ऐसे हॉस्पिटल को कांटेक्ट करें जहाँ पे कोरोना वायरस डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है और वहाँ पे टेस्टिंग अवेलेबल होगी, वहाँ जाके आपकी ट्रीटमेंट भी हो जाएगी, आपको ऑक्सीजन थेरेपी भी मिल सकती है और हॉस्पिटल आपकी टेस्टिंग भी कर सकता है। इसमें मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मरीज वेंटिलेटर पे चले जाते हैं और उनको ARDS हो जाता है, उनकी कुछ स्पेशल ARDS वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उनको लो टाइडल वॉल्यूम, हाई रेस्पिरेटरी रेट और हाई FiO2 और हाई पीप के साथ वेंटिलेट किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि वेंटिलेटर पे असिस्ट कंट्रोल मोड यूज करें और उसमें टाइडल वॉल्यूम कम रखें, उससे लंग इंजरी के चांसेस कम होते हैं। दूसरा ये है कि हॉस्पिटल में अगर एक पेशेंट एडमिटेड है विद नोन या सस्पेक्टेड कोरोना वायरस इन्फेक्शन तो डॉक्टर्स को क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं इस वायरस से। तो पहले तो ये है कि अगर आपके पास नेगेटिव प्रेशर रूम है हॉस्पिटल में तो नेगेटिव प्रेशर रूम में रखें जिसमें HEPA फिल्टर्स होते हैं, लेकिन हमारे पास हर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं होती, तो बेसिकली कोरोना वायरस पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए एक अलग कमरे में, और बेसिकली एक सर्जिकल मास्क वो पेशेंट यूज करे, और जो भी हेल्थ केयर वर्कर कमरे के अंदर जाता है वो पहले तो अपनी हैंड वॉशिंग करे या अल्कोहल से अपने हाथ साफ करे, फिर रूम के अंदर जाए विद गाउन्स, मास्क, सर्जिकल मास्क, और
उसमें आई वेयर, प्रोटेक्टिव आई वेयर रेकमेंडेड है। N95 मास्क जो हैं वो एक तो उसका प्रॉब्लम ये है कि वो अवेलेबल नहीं है, उनकी शॉर्टेज है। अगर कोई पेशेंट पे एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर हो रहा है, जैसे उसे नेबुलाइज किया जा रहा है, या पेशेंट की कोई ट्रेकियोस्टमी हो रही है, या मरीज वेंटिलेटर पे है, तो या फिर उसकी ब्रोंकोस्कोपी होनी है, तो फिर हेल्थ केयर वर्कर को चाहिए कि वो N95 मास्क यूज करें और फिर रूम में जाएं, अलॉन्ग विद वो प्रोटेक्टिव आईवेयर और जो गाउन्स हैं। अब दूसरा ये है कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो बेसिकली हॉस्पिटल में वैसे जो पेशेंट मैनेज कर रहे हैं, अब ये है कि ये एक पेंडेमिक बन चुका है और कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो है ये सिम्टोमेटिक भी होती है, और हॉस्पिटल में अब ऐसे पेशेंट का क्या किया जाए, या ऐसे इंसान का जिसको कोरोना वायरस है और हेल्थ केयर वर्कर इफेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली गाइडलाइंस ये हैं कि हॉस्पिटल में जब अगर आप नॉन कोरोना वायरस पेशेंट से नहीं आप डील कर रहे, तो जब डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल में होता है तो एक तो सेफ डिस्टेंस आप मेंटेन करें एक दूसरे से, बाकी स्टाफ से तकरीबन 2 मीटर्स दूर रहें। मास्क का पहनना कॉन्स्टेंटली, सर्जिकल मास्क का पहनना कॉन्स्टेंटली उसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी पेशेंट या रिलेटिव जो खांस रहा है हॉस्पिटल के अंदर, उसको सर्जिकल मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और जो भी कोई खांसे उसको चाहिए कि वो एल्बो के साथ अपना मुंह कवर करे या सर्जिकल मास्क पहन के रखे। तो ये एक बेसिक ये प्रिकॉशंस हैं जिनसे ये चीज़ स्प्रेड नहीं होगी। बाकी ये कि कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं इस वक्त उनको सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। अननेसेसरीली आप बाहर ना जाएं, घर पे रहें, और अगर आपको खांसी है तो आप सर्जिकल मास्क के साथ आप अपना मुंह कवर करके रखें। इसमें जो जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि हॉस्पिटल में अगर एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर है उसके लिए N95 मास्क आपने यूज करने हैं, और कोशिश करें कि अगर नेगेटिव प्रेशर रूम है आपके पास तो वो आप हॉस्पिटल में वो इस्तेमाल करें। इसमें तो ये थोड़ा सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में मैंने बताया। इसको PPEs भी काफ़ी कहते हैं, और पूरी दुनिया में अब ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ये प्रॉब्लम आ रही है, शॉर्टेज हो रही है। दूसरा ये है कि अब जैसे मैंने पहले बताया कि अगर एक पेशेंट कोरोना वायरस पॉजिटिव वो टेस्ट करवाता है और वो पॉजिटिव निकल आता है और उसके सिम्टम्स माइल्ड हैं, तो वो घर में अपने आप को आइसोलेट कर ले। अगर उससे सिम्टम्स सीवियर हैं तो वो हॉस्पिटल जाके वहाँ पे वो अपनी केयर करवा सकता है। अब कुछ मैं मेंशन करूंगा मेडिकेशंस। आपने सुना होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन। ये मेन मेडिसिन हैं जो बेसिकली बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है कि ये मेडिसिन बीमारी को इफेक्टिवली ट्रीट कर सकती हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन की इन विट्रो एक्टिविटी है अगेंस्ट द वायरस, ये वायरस को जनरली इनहिबिट करती हैं, लेकिन जो बेसिकली पेशेंट्स में देखा गया है वो ये देखा गया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स थोड़ी कम हो जाती है और सिवेरिटी ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ तकरीबन 36 पेशेंट्स पे उन्होंने स्टडी की थी, इसमें मोर्टेलिटी बेनिफिट कोई इसमें स्टडी नहीं हो सकता। बात ये है कि सिर्फ वायरल शेडिंग तकरीबन से सेवेरिटी ऑफ सिम्टम्स जो थे वो कम हो गए थे। जो इसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है उसके साइड इफेक्ट्स हैं, QT इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, स्पेशली अगर आप जिथ्रोमाइसिन के साथ इस्तेमाल करें। और 3-4 केस रिपोर्ट्स अभी रिसेंटली आई हैं अमेरिका से कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और जिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन यूज करके 3 पेशेंट्स को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गई और सडन डेथ हो गई। तो ये सेल्फ मेडिकेशन करना इन मेडिसिन के साथ ये ठीक नहीं है।
और इनकी इफेक्टिव है उसकी इन विट्रो स्टडीज हुई हैं, वो इनहिबिट करती है इस वायरस को, लेकिन एज सच पेशेंट्स पे कोई इसमें देखा नहीं गया कि बेनिफिट है या नहीं। बाकी ये है कि प्रोफिलैक्सिस लिया जा सकता है, लेकिन उसकी भी जो एफिकेसी है वो अननोन है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम हर 3 हफ्ते बाद ली जा सकती है फॉर प्रोफिलैक्सिस। सीवियर है, लेकिन बेसलाइन पहले आप अपना ईसीजी करें पेशेंट का, उसमें अगर करेक्टेड क्यूटी इंटरवल 450 से ज्यादा है तो, और 1.5 और 3 पे आप ईसीजी रिपीट करें, और अगर 25% इंक्रीज हो रहा है आपका क्यूटी इंटरवल तो ये मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन भी होती है, वो भी चेक करना पड़ता है। और एक और मेडिसिन है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, वो बेसिकली सिवियर डिजीज में जिन पेशेंट्स में साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम होता है उनमें इस्तेमाल होती है। उसका भी जो कोई ऐसे ट्रायल्स नहीं हुए, लेकिन ये है कि बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजी और फार्माकोकिनेटिक्स ये मेडिसिन भी इस्तेमाल हुई है। ये की गई है इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, और नॉर्मल डिलीवरी के साथ इसमें ब्रेस्ट फीडिंग में रिस्क होता है वायरस ट्रांसमिट करने का। ब्रेस्ट मिल्क में ऐसे सच वायरस नहीं है, लेकिन अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव है माँ, तो वो अगर खांसेगी तो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो प्रिकॉशन ये है जो बच्चे फीडिंग है वो ब्रेस्ट मिल्क से ही हो सकती है, लेकिन वो लाइफ और बच्चे जो 2-3 साल के थे उनमें ये बीमारी भी डिस्क्राइब हुई है, लेकिन बच्चों में डिजीज सीवियर नहीं होती, लेकिन प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे मैंने बताया, नो एज इज इम्यून फ्रॉम है, वो यंग एज ग्रुप में भी होती है, 30, 40, 50 एज ग्रुप में भी पेशेंट्स जो हैं वो कई दफा ये चला गया। I think जी डॉक्टर यासिर। जी अब आवाज आ रही? Yes. So if any of the participants have any questions, I'll be happy to answer. Thank you very much, Dr. Yasir. I will just before starting, I think there will be a lot of question and answer. Thank you very much for comprehensively covering